3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविशंकर दोहलिया एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सीरीज इतिहास के आईने से भारत में। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर संजीव वैद सर। नमस्कार सर लेखक, वक्ता और भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज में लगे रहते हैं और विद्यार्थियों के हित में समय निकाल करके हमारे शो में आते हैं, हमारे इस सीरीज में आते हैं, ताकि आप सब व्यूवर्स का जो भारत की शख्सियतों के विषय में जो आपके डाउट है या जो भी प्रश्न हमारे पास संकलित होते हैं उनके जवाब दे सकें। तो इसी सीरीज में आज हम लोग मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में बात करने वाले हैं। तो मैं चलिए आपको लेकर के चलता हूं सर के पास। सर, मोहम्मद अली जिन्ना एक, यदि हम आजादी के पहले तक की बात करें तो आजादी का संघर्ष रहा हो या बहुत सारी जो गतिविधियां रही हो, जो भी चीजें रही हैं, उनमें एक बड़ी शख्सियत के तौर पर रहे हैं। तो पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है, उनका राजनीतिक विचार, या यूं कहूंगा कि भारत के संदर्भ में उनके जो प्रारंभिक तौर से जब वो उस संघर्ष में कूदे, उस समय से लेकर के उनके जो राजनीतिक विचार रहे हैं वो कैसे रहे हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए रविशंकर साहब, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना के जो राजनीतिक विचार थे वो असल में कंफ्यूजिंग टाइप के विचार रहे हैं। जी जी। क्योंकि एक वक्त पर तो ऐसा देखा गया कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं और सरोजिनी नायडू उनको हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहती हैं। महात्मा गांधी जी ने भी उनको एक बार कायदे आजम कहा था। लेकिन एक दूसरा पहलू उनका एक और उभर करके सामने आता है, जहां पर वो कम्युनल, एक सांप्रदायिक किस्म के राजनेता के रूप में, धूर्त राजनेता के रूप में नजर आते हैं। तो उनके व्यक्तित्व के, उनके राजनीतिक विचारों के आपको दो फेज देखने को मिलेंगे। एक फेज जहां पर वो जो है एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में नजर आते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बातें करते हैं, और दूसरा फेज जहां पर वो एक धूर्त और एक मक्कार राजनेता के रूप में उभर करके सामने आते हैं, जो द्विराष्ट्रवाद की बात भी करते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा बिखरा हुआ सा, बड़ा असंतुलित सा, ड्यूलिटी लिया हुआ एक व्यक्तित्व मान देखा जा सकता है। तो एक सर, यहाँ से एक प्रश्न, आपके ही जो जवाब है उसमें से एक प्रश्न निकल करके आ रहा है कि एक समय पर वो जो है वो उनको हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा जा रहा है ना, कायदे आजम जैसे उपाधियां जो है उनको दी जा रही हैं। और एक तरफ जो है वो बिल्कुल तुल जाते हैं, डायरेक्ट एक्शन जैसी बात करते हैं, कत्ले आम की बात करते हैं दूसरा देश बनाने के लिए। तो उनके व्यक्तित्व में ये जो परिवर्तन आए, ये कैसे आए, या क्या ऐसा हुआ जिसके कारण यह है? देखिए, किसी समय मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े कट्टर कांग्रेसी नेता हुआ करते थे और कांग्रेस के प्रति उनकी वफादारी स्पष्ट रूप से थी और एक बड़े प्रतिष्ठित नेता थे। लेकिन आप देखेंगे कि 1909 में पार्लियामेंट सुधार अधिनियम आया, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई। 1916 में लखनऊ अधिवेशन आया, जहां पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कुछ मांगों को, गलत मांगों को भी स्वीकार किया। 1930 का लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यहाँ पर धीरे धीरे जिन्ना को ऐसा महसूस होने लगा कि कांग्रेस के भीतर शायद उनकी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है और कांग्रेस में रह करके वे काम नहीं कर पा रहे जो उनकी इच्छा में है। तो उन्होंने जन भावनाओं को समझा और उन्होंने फिर कम्युनल कार्ड खेलना शुरू किया। तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद वो स्पष्ट रूप से खुल करके सांप्रदायिक कार्ड खेलने लगे, कम्युनल कार्ड खेलने लगे। और जब उन्होंने देखा कि कम्युनल कार्ड खेलने में मुझे ज्यादा सफलता मिल रही है, एक सेकुलर नेता के रूप में की बजाय मुझे एक कम्युनल लीडर के रूप में मुझे ज्यादा प्रतिसाद मिल रहा है, तो उन्होंने फिर अपने आप को मूव उसी तरफ किया। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना वो व्यक्ति थे जो तेल देखो तेल की धार देखो की नीति पर काम करने वाले थे। वो अंग्रेजों के उस झांसे में आ गए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में आ गए और धीरे धीरे वो जो है मुस्लिम राजनीतिक तरफ उनका झुकाव होने लगा और द्विराष्ट्रवाद के वो कट्टर समर्थक भी बन गए। तो कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों की पॉलिसी का शिकार भी हुए, क्योंकि अंग्रेज सरकार तो चाहती थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति पर तो चली रही थी। तो उसी नीति पर चलते हुए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसी नीति पर चलते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ करके मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए आगे चल के उन्होंने
पाकिस्तान निर्माण की मांग को भी पेश कर दिया। अच्छा सर, जैसे इसमें एक पॉइंट निकल के आया, स्टूडेंट के माइंड में कई बार ये बातें रहती है, विद्यार्थियों के मन में। हाँ। जैसे आपने कहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मैं एक बार ये जानना चाह रहा था हमारे प्रिय विद्यार्थियों की तरफ से कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस तरीके से हुई और कैसा उसका क्या रहस्य रहा। जी देखिए साहब, आपको तो पता होगा कि इस देश की आजादी में हिंदुओं और मुसलमानों का दोनों का बराबरी से योगदान रहा। बिल्कुल सही बात। हिंदू मुसलमान इस देश में जितनी कम्युनिटीज थी सभी ने देश की आजादी में संघर्ष में भाग लिया है और अपनी कुर्बानियां दी हैं। 1857 का विद्रोह जो है हिंदू और मुसलमानों ने संगठित होकर के लड़ा था, और इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ये समझ चुकी थी, अंग्रेज सरकार, कि अगर हमें इस देश पर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें इनके बीच में फूट डालना पड़ेगी। और यहीं से उनकी एक प्रशासनिक नीति उभर करके सामने आती है, फूट डालो और राज करो। फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए अंग्रेजों के ही उकसाने पर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की ढाका में। ब्रिटिश सरकार का उन्हें पूरा सहयोग मिला था, जो उस समय वायसराय थे मिंटो, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया और मुस्लिम लीग की स्थापना की ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने। इसमें प्रिंस आगा खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब वकार उल मुल्क ये भी जुड़े हुए थे। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर इतिहास में बोला जाता है मुस्लिम लीग मुसलमानों की संस्था थी तो ये बेहद गलत है, क्योंकि इस देश का जो बहुसंख्यक मुसलमान था वो अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ था। दरअसल मुस्लिम लीग जो है कुछ ऐसे रईसजादे जो मुसलमान थे, जो बड़े बड़े रियासतों के नवाब थे, जिन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, तो उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने उनको उकसावा दिया और उन्होंने संगठन की स्थापना की। और इनके साथ गिने चुने मुसलमानों का ही एक समुदाय था जो इनका सपोर्ट करता था, बाकी अधिकांश मुसलमान राष्ट्रवादी था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ था। तो अंग्रेजों को उकसाने पर इस संगठन की स्थापना की गई और इसके बाद इस संगठन को स्थापित किया गया। फिर 1909 में एक मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जब स्थापना की गई तो मुस्लिम लीग को खुल करके अपने कम्युनल पॉलिटिक्स खेलने का मौका मिल गया। और मुद्दे वाली बात यह है कि 1909 का जो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था, इसका कांग्रेस ने विरोध किया, मुस्लिम लीग ने समर्थन किया, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में तनातनी बढ़ गई, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। और आखिरकार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। यह एक बहुत बड़ी भूल थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी कांग्रेस की इसे भूल बताया और भविष्य में पाकिस्तान निर्माण की आधारशिला बन गया। और कहीं ना कहीं यहीं से फिर तुष्टीकरण की नीति प्रारंभ होती है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद आप देखेंगे बहुत सारे आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन के पश्चात मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच की दूरी फिर बढ़ गई और ये दोनों जो है अपने खुल करके, एक तरफ कांग्रेस सेकुलर पॉलिटिक्स खेल रही थी, देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी, तो दूसरी तरफ अब यही मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान निर्माण के लिए काम करने लगी और खुल करके सांप्रदायिक नीतियों का अनुसरण करने लगी। एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा सर जी, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के निर्माण की पृष्ठभूमि क्या रही और उसमें क्या केवल मोहम्मद अली जिन्ना की ही भूमिका है या और भी कई सारे फैक्टर्स थे जिनको हमें जो है इसमें समावेशित करना चाहिए। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है जी। पाकिस्तान निर्माण में एक व्यक्ति की भूमिका तो नहीं हो सकती, लेकिन मुख्य सूत्रधार तो मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, ये तो तय बात है। पाकिस्तान निर्माण की विचारधारा तो वास्तव में उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की बात की गई, तो धीरे धीरे कुछ मुस्लिम लीडर्स में जो है अलगाव की प्रवृत्ति पैदा होने लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दूरियां उनकी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे मुस्लिम लीग अपने पैर जमा रही थी भारत के उन क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुतायत में थी। हालांकि पूरी सफलता मुस्लिम लीग को कभी नहीं मिली। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो थे वो मुस्लिम लीग को वोट ना देकर के कांग्रेस को वोट देते थे। लेकिन कई कुछ क्षेत्रों में उनको भूमिका सफलता मिली। और आखिरकार के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे, 1930-31 की बात कर रहा हूं मैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। उनके दिमाग में सबसे पहले आया कि भारत के वो क्षेत्र जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुतायत में है, उनके ज्योग्राफिकल अल्फाबेट पहले शब्दों को मिलाकर के उन्होंने एक शब्द बनाया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान शब्द के जो जनक थे
चौधरी रहमत अली थे, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने पाकिस्तान शब्द का आविष्कार किया। पी से पाकिस्तान, पंजाब, और आप एक एक शब्दों को देखेंगे तो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्रूव करते हो। अच्छा। फिर इसके बाद इस विचारधारा को, शब्द तो बन गया लेकिन इसे वैचारिक रूप प्रदान करने का कार्य किया मोहम्मद इकबाल ने। ये वही मोहम्मद इकबाल है जिन्होंने गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने सबसे पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया, और उस पर किसी ने हालांकि ध्यान नहीं दिया। मुस्लिम लीग का भी अभी एजेंडा क्लियर नहीं था कि हम अपने लिए एक सेपरेट राष्ट्र बनाएंगे। फिर आखिरकार बात चलते चलते 1940 तक आ गई। 1940 में मुस्लिम लीग का एक विशेष अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, और संयोग से इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। इसलिए आप देखेंगे पाकिस्तान निर्माण के जब भी बात आती है तो ठीकरा जिन्ना के सर पे फूटता है, क्योंकि उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी मोहम्मद अली जिन्ना ही कर रहे थे। इस अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव पेश किया। हालांकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग वहां नहीं किया गया, मुसलमानों के लिए एक सेपरेट राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया मोहम्मद इकबाल ने, और इस प्रस्ताव को सबसे पहले समर्थन दिया मुस्लिम लीग की एक सदस्य खलीकुज्जमा ने, और दूसरे सदस्यों ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी। और 1940 के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव पास हो गया, और मुस्लिम लीग ने अभी मान लिया कि अब हम पाकिस्तान को लेकर के रहेंगे, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, कुछ भी कर ले हिंदुस्तान। ये प्रस्ताव उनका पारित हो गया। तो आप देखिए 1940 के बाद से मुस्लिम लीग ने किसी भी मसले पर कांग्रेस को सहयोग नहीं दिया, और उनका एक एजेंडा स्पष्ट हो चुका था, कांग्रेस का बहिष्कार, इस देश का बहिष्कार, और लड़ कर लेंगे हम पाकिस्तान। अब आप देखेंगे प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने जब कांग्रेस के इस्तीफा दिया था तो इसकी खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मतलब कहीं पर भी किसी भी मोर्चे पर कांग्रेस पराजित होती थी तो मुस्लिम लीग के लिए हर्ष का विषय हो जाता था। अब आने वाली जो 1940 के बाद की जो मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स है, या कहें कि अब मुस्लिम लीग के पूरे सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना हो चुके थे, तो जिन्ना जो भी नेगोशिएशन करेंगे कांग्रेस से, ब्रिटिश सरकार से, उसके पीछे उनका मोटो स्पष्ट होता था कि हमें एक सेपरेट राष्ट्र चाहिए। द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत जो भारतीय राजनीति में शब्द इस्तेमाल होता है, उसके जनक जिन्ना ही है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के। और जो भी नेगोशिएशन करेंगे उसका आधार वही हुआ कि हमारा सेपरेट राष्ट्र चाहिए, हम उसी के लिए लड़ेंगे। तो आप देखेंगे 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, उसमें मुस्लिम लीग ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत अच्छा आंदोलन था। सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं, दूसरे जो कम्युनल पार्टीज थी इस देश की, उन्होंने भी सहयोग नहीं दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता का यह आंदोलन था। उद्देश्य था भारत को आजाद कराने का, लेकिन मुस्लिम लीग का उद्देश्य था पाकिस्तान निर्माण का। इसलिए आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग अब जो है बिल्कुल सेपरेट अलग रास्ते पर चल रही है। और इसी तारतम्य में पूरे देश भर में 1946 में खतरनाक दंगे भी होंगे। जिस वक्त देश आजादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी नोआखली में मरीजों पर, घायलों को मरहम लगा रहे थे। पूरा देश विभाजन के दंगों में डूब गया, और इसके लिए एक ही संगठन जिम्मेदार है, वो मुस्लिम लीग है। और मुस्लिम लीग के कर्णधार जिन्ना थे। तो मैं तो यही मानूंगा कि देश के विभाजन के लिए, उन खतरनाक दंगों के लिए जिन्ना ही जिम्मेदार है। जी। तो ये हमारा आज का पूरा सेशन रहा है। आप लोगों को अगर कुछ विशेष रिक्वेस्ट है, किसी विषय पर आप चाहते हैं कि हमारे सर के विचार और हम सर से उस विषय पर चर्चा करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस विषय पर चाहते हैं वीडियो। तो आज का हमारा यहीं पर मैं एक विषय पर और बोलना चाहूंगा रविशंकर जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपको टोका मैंने बीच में। जी सर। मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय जो देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों को भी माउंटबेटन ने मौका दिया या तो भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। वो रियासतें जो मुस्लिम बहुल थी, उनके ऊपर जिन्ना ने डोरे डालना शुरू कर दिए, और वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रभाव में आ गए। जैसे हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत, भोपाल रियासत, मध्य प्रदेश की भोपाल, ये वो रियासतें हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में थी। लेकिन ये देश का सहयोग था। ये देश के लिए सौभाग्य की बात थी कि सरदार पटेल गृह मंत्री के रूप में विराजमान थे। उन्होंने जिन्ना की पूरी ख्वाहिशों पर
पानी फेर दिया और वे तमाम रियासतें जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी वो हिंदुस्तान का अखंड भारत का हिस्सा। बिल्कुल सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा अच्छा विद्यार्थियों को एनलाइट किया। तो अब आपसे चलते समय अंतिम यही रहेगा हमारा कि आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि कौन से विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, कौन से विषय पर आप चाहते हैं कि सर के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो, है ना। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।